Moving on to the next question. The next question is, from a window 15 meters high above the ground in a street, the angles of elevation and depression of the top and foot of another house on the opposite side of the street are 30 degree and 45 degree. You have to show that the height of the opposite house is 23.66 meters. Now यहाँ पे आप लोगों को पहले से ही पता है कि आपका आंसर 23.66 आना चाहिए. ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज दी हुई है दैट यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ √3 एज 1.732. तो यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है. एंड में आपको √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एंड आपको जो भी आंसर आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 23.66. ओके, सो गिव इट अ ट्राई एंड देन वील स्टार्ट विद द सोल्यूशन. ओके, सो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में. तो देखिए, मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को इस क्वेश्चन के डायग्राम को बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी. तो मैं आपको पहले इसका डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगा, मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहेगा इस क्वेश्चन को पढ़ते ही इसके डायग्राम को बनाने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ. तो जब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो, रीड द क्वेश्चन लाइन बाय लाइन. स्टार्ट करते हैं. अगर लिखा हुआ है फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर्स हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट, यानी कि एक विंडो है. अगर मैं यहाँ पे एक विंडो कंसिडर करता हूँ, सपोज दिस पॉइंट इज अ विंडो. अगेन मैंने कहा लिटरल फिगर्स मत बनाइएगा, यहाँ पे एक विंडो ऐसे करके मत बना दीजिएगा. ओके, जस्ट टेक अ पॉइंट. दिस इज द विंडो विच इज 15 मीटर्स हाई अबव द ग्राउंड. तो ये जो है ग्राउंड लेवल से, सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल, राइट. तो ये जो है ग्राउंड लेवल से 15 मीटर्स की हाइट पे है. दिस इज द हाइट ऑफ द विंडो. ये 15 मीटर्स है. मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन्स नहीं बना ताकि कंफ्यूजन ना हो. ओके, अब यहाँ पे आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं कि विंडो जो है वो ग्राउंड पे तो नहीं होगी, यानी कि नीचे की तरफ लाइन नहीं बनेगा. सॉरी सॉरी, ऊपर की तरफ लाइन नहीं बनेगा, हमेशा विंडो से नीचे की तरफ ही लाइन बनेगा. ओके, एंड उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस. यानी कि इस विंडो के सामने एक और घर है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन पा रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन पा रहा है. तो जाहिर सी बात है कि वो जो हाउस होगा वो उस विंडो के हाइट से ज्यादा ही बड़ा होगा, मतलब ऊंचा ही होगा. तो इसीलिए हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन भी बना पा रहे हैं इस विंडो के लेवल से, राइट. तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट, यानी कि टॉप की तरफ एज वेल एज फुट की तरफ ऑफ अनदर हाउस ऑन दी ऑपोजिट साइड. अब ये ऑपोजिट साइड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑपोजिट साइड राइट की तरफ भी बना सकते हो, लेफ्ट की तरफ भी बना सकते हो. बट कीप इन माइंड कि मार्किंग्स आप सही से करते हैं, राइट. बाकी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेफ्ट की तरफ भी बनाते तो कोई गलत नहीं होता आपका आंसर. ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. सो 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, तो इसके लिए मेरे को पहले एक लाइन खींचनी पड़ेगी एंड दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45, यानी कि ये वाला एंगल मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है एंड दिस विल बी 45 डिग्री. तो यहाँ के बाद क्या लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली शो दैट द हाइट. तो ये हमारा फाइनल डायग्राम बन गया. दिस इज द हाइट ऑफ द विंडो विच इज 15 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड. अब उस विंडो के हाइट से 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे टॉप ऑफ अनदर हाउस है जो उसके ऑपोजिट साइड में है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऑपोजिट साइड वाले टावर के फुट तक जा रहा है. तो ये आपने पढ़ते पढ़ते आराम से अपना साथ के साथ डायग्राम बना दिया. जस्ट ये जो प्रोसेस था, इसको आपको थोड़ा सा स्पीड में करना है. व्हेन यू आर इन अ एग्जाम सिनेरियो, इसको थोड़ा सा स्पीड में करना होगा आपको. एंड ट्रस्ट मी अगेन कि अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, आपको इस तरह के डायग्राम बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप बहुत ही स्पीड में ऐसे डायग्राम्स बना दो. ओके, सो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी फिलहाल. तो द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन इज यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया, विजिबल है. अब हम लोगों को फाइंड करना है हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस. यानी कि ये तो मुझे पता है भैया, ये इस घर का हाइट इज 15 मीटर्स, क्योंकि ये पी पॉइंट जो है ये मेरा विंडो का पॉइंट है. एंड मुझे फाइंड करना है द लेंथ ऑफ डी सी. ये ऑपोजिट साइड जो घर है इसका लेंथ मुझे फाइंड करना है. फाइंड नहीं करना है, मुझे शो करना है कि ये 23.66 है. ओके, सो फर्स्ट हम लोग इस डायग्राम से ही देख सकते हैं कि ये पी ए जो है ये पैरेलल है क्यू सी के, राइट. ये पी ए जो है ये पैरेलली खड़ा हुआ है क्यू सी के. ओके, सो जो पी ए की लेंथ है वही क्यू सी की भी लेंथ हो जाएगी. सो अगर मैं मार्क कर दूं, क्यू सी विल बी 15 मीटर्स, सेम एज पी ए. ओके, एंड हम लोगों ने डी सी यानी कि पूरे के पूरे हाइट ऑफ द टावर को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है एच. तो जो रिमेनिंग पोर्शन है डी क्यू, ये डी क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ माइनस जो हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ फाइंड कर लिया दैट इज 15. तो एच माइनस 15 हो जाएगा डी क्यू का लेंथ. ओके, अगर मैं यहाँ पे सब मेंशन कर दूं अच्छे से, सो हम लोगों ने डी सी को लिया हुआ है, हम लोगों ने डी सी को लिया है एच. एंड हम लोगों ने क्यू सी की वैल्यू फाइंड कर ली. क्यू सी विल बी इक्वल टू 15, विच इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ पी ए. एंड डी क्यू की वैल्यू क्या मिल गई मुझे इसके वजह से, डी क्यू विल बी इक्वल टू
डी क्यू विल बी इक्वल टू एच माइनस 15, राइट। तो मुझे इसकी वैल्यू मिल गई 15। अब मुझे अगर डी क्यू फाइंड करना है, देन आई नीड टू नो द वैल्यू ऑफ पी क्यू। अगर मुझे पी क्यू नहीं पता रहेगी तो मैं डी क्यू फाइंड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ पी डी ऑल्सो। पर पी क्यू की वैल्यू निकालना इज पॉसिबल, वाई? बिकॉज हमें क्यू सी की वैल्यू पता है, क्यू सी की वैल्यू पता है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू सी की वैल्यू हमें पता है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे इस ट्राइंगल में, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं? वी आर गिवन अगेन, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि यहाँ अगर आपको 45 दिया हुआ है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू यहाँ पे भी होगी। इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। सो अगर मैं आपको इसको अगेन निकाल के भी दिखा दूँ, सो tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू, यहाँ पे इस 45 के हिसाब से ऑपोजिट साइड कौन सी है? क्यू सी है। मैं इसको मिटा देता हूँ सो दैट इज विजिबल। सो क्यू सी, दैट इज क्यू सी अपॉन पी क्यू। तो क्यू सी की वैल्यू हमारी क्या है? 15, एंड पी क्यू इज, हमको पता नहीं है, तो 15 अपॉन पी क्यू। एंड tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1। सो 1 इज इक्वल्स टू 15 बाय पी क्यू, एंड देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल्स टू 15। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगेन हम लोगों को सेम वैल्यूज आ गई जैसा मैंने पहले बताया था। सो पी क्यू का लेंथ भी हमको पता चल गया है, ये है 15 मीटर्स। अब 15 मीटर्स पता चल गया है, नाउ वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ डी क्यू ऑल्सो। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? इसके लिए आई टेक द ट्राइंगल पी क्यू डी। सो अगेन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में tan ही यूज करेंगे। tan इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज हम लोगों को ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ द एडजेसेंट साइड। सो कीप इन माइंड, हमेशा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है जो आपके डायग्राम या क्वेश्चन के हिसाब से रिलेवेंट हो। यहाँ पे साइन या कॉस यूज करके कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ही नहीं पता है। हम लोगों को ऑपोजिट की फाइंड करनी है, एडजेसेंट की पता है। तो जो दो साइड्स की वैल्यूज पता है उसके हिसाब से हम लोगों को हमेशा अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है। कीप दिस इन माइंड। सो tan 30 डिग्री विल बी डी क्यू अपॉन पी क्यू। tan 30 की वैल्यू इज 1/√3। डी क्यू की वैल्यू इज h-15। ये आप देख सकते हैं, डी क्यू की वैल्यू इज h-15 अपॉन पी क्यू की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है 15। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/√3 प्लस 15 इज इक्वल्स टू h, राइट। ये हो गया मेरा h का वैल्यू। लेट्स रीअरेंज दिस, क्योंकि मेरे को 23.66 लेके आना है, राइट। सो इसको पहले रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज कैसे करेंगे? 15, लेट अस टेक 15 कॉमन। तो ये हो जाएगा 1 + 1/√3, विच इज नथिंग बट, विच इज नथिंग बट 15 इंटू √3 प्लस 1/√3। अब ये √3 अगर आपको डिनोमिनेटर में रहेगा तो आपको हमेशा प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज कैलकुलेशंस करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इसको पहले रैशनलाइज कर लीजिए। रैशनलाइज करने के लिए अगेन वील मल्टीप्लाई √3 इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? ये मुझे क्या मिल जाएगा? 15 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई हो गया 3 हो गया, एंड √3 हम लोग ने न्यूमरेटर में प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, वो 15 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 3 से 15 कट हो गया तो ये बचा 5। सो फाइनली आई विल गेट द आंसर एज, मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। फाइनली आई विल गेट द आंसर एज 5√3 इंटू √3 प्लस 1। एंड इफ यू सॉल्व दिस आप लोगों को जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 23.66। यू कैन सॉल्व दिस इफ यू वांट। आपको आंसर जो मिलेगा वो 23.66 ही मिलेगा, राइट। तो ये आप लोग मेरे हिसाब से खुद से कर लीजिएगा, और आप लोगों को लगता है कि मैं करूं तो 5 × 1.732 करना होगा। दैट विल बी, पहले 5 × √3 कर रहे हैं हम लोग। 5 × √3 हो जाएगा 5 × 1.732, दैट इज 5 × 2 1616, नहीं, 8.66 इंटू √3 प्लस 1, दैट इज 2.732। ओके, सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 23.66 ही आएगा। यहाँ से आपको खुद करना पड़ेगा वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया है। डायग्राम कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ के, लाइन से एक फ्लो में पढ़ के एक के बाद एक बनाते जाइए। बहुत आसान है ये चैप्टर। ये चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का, ट्रस्ट मी। तो अगर आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसको इश्यू मत बनाइए, ये चैप्टर बहुत आराम से हो जाएगा। जस्ट बी काम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक वे।
बस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The next question is, the horizontal distance between two towers is 140 meters. Horizontal distance. The angle of elevation of the top of the first tower when seen from the top of the second tower is 30 degree. If the height of the second tower is 60 meters, you have to find the height of the first tower. So try this question and then इसके बाद हम लोग इसके solution के बारे में बात करेंगे. Okay, so now let's talk about the solution of this question. इस क्वेश्चन का डायग्राम इस तरह से बनेगा। आई होप आप लोगों ने ये डायग्राम सही से बनाया है। इसका डायग्राम इज ईजियर फ्रॉम दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। सो फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वी आर गिवन दैट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 140 मीटर्स। दिस इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एंड उसके बाद हमको दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर। इसका लॉजिकल मतलब यही हुआ कि जो सेकंड टावर है वो फर्स्ट टावर से छोटा है, इसीलिए हम सेकंड टावर के टॉप से फर्स्ट टावर के टॉप को देख रहे हैं, राइट। हम लोग सेकंड टावर के टॉप पे खड़े होके फर्स्ट टावर के टॉप को जब देख रहे हैं, सो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ओके, सो सेकंड टावर इज स्मॉलर देन द फर्स्ट टावर। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, डीई इज द सेकंड टावर एंड ए बी इज द फर्स्ट टावर। एंड डी से जब हम लोग ए की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री बन रहा है। हम लोगों को सेकंड टावर की हाइट भी दी हुई है, दैट इज 60 मीटर्स। ओके, एंड द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज हमको हाइट निकालनी है फर्स्ट टावर की, दैट इज ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालना है। एंड अगर आप लोग ये डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसे ही देर आर टू पैरेलल लाइंस वर्टिकली स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है, हम लोगों का एक एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का फिगर बन जाता है। आप लोगों ने एक पिछले क्वेश्चन में भी देखा होगा, वहां पे स्क्वायर बना था, यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है। सो इफ डीई की लेंथ इज 60, तो जहाँ पे डी डी का टॉप है, जहाँ पे वो सेकंड टावर का टॉप है, उस पॉइंट पे फर्स्ट टावर का लेंथ वहां तक 60 ही रहेगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बिकॉज पैरेलल लाइंस है, तो जितना लेंथ सेकंड टावर का डीई का जितना लेंथ होगा उतना ही सीबी का भी लेंथ होगा, राइट। तो सीबी का लेंथ मुझे पता चल गया है 60। मुझे फाइंड करना है अब बस एसी का लेंथ। एज सून एज आई फाइंड द लेंथ ऑफ एसी, मैं दोनों को ऐड करके टोटल हाइट निकाल सकता हूँ, एंड दैट विल बी माय फाइनल आंसर। ओके, सो अगेन यहाँ पे हम लोग कौन सा रेशियो यूज करेंगे, वी विल यूज tan बिकॉज ऑपोजिट फाइंड करना है एंड एडजेसेंट पता है। देयरफॉर tan 30 डिग्री यूज करेंगे। tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू AC अपॉन DC, राइट। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेट अस टेक इट एज x, एंड DC विल बी 140। सो x का वैल्यू इज 140 अपॉन √3। दिस वाज सो सिंपल। अब x की वैल्यू मिल गई है। अब हमको अगर हाइट फाइंड करना है, इट इज वेरी सिंपल नाउ। x प्लस हम लोगों को ये नीचे का लेंथ दिया हुआ है, दैट इज CB। सो x का लेंथ इज 140/√3 प्लस CB इज 60. So this will be the final height of the tower 2, सॉरी टावर 1। फर्स्ट टावर का जो हाइट होगा वो 140/√3 प्लस 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी मैंने इसको रैशनलाइज क्यों नहीं किया है, बिकॉज 140 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे 3 कट नहीं होगा, पर आप चाहे तो आप रैशनलाइज कर सकते हो, देयर इज नो बिग डील। एंड ऑल्सो अगर यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू दी हुई होती, अगर बोला होता कि टेक √3 एज 1.732, देन अगेन आपको यहाँ पे √3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ती एंड फाइनल आंसर जो होता वो डेसिमल्स में आता, राइट। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया है। दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन। Now let's move on to the next question. The next question is, the angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 degrees. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degrees. If the plane is flying at a constant height of 3600 √3 meters, then you have to find the speed of that jet plane. Try this question and then we'll start with the solution. Okay, so now let us discuss the solution of this question. मेरे हिसाब से आप लोगों को इस क्वेश्चन में भी हो सकता है कुछ बच्चों को डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आई हो, तो चलिए हम इस क्वेश्चन के डायग्राम को साथ में बनाते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लाइन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है ए, ग्राउंड पे एक पॉइंट है ए, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन। सो सपोज जेट प्लेन, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दी हुई है, यानी कि ये परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, राइट। इट विल ऑब्वियसली बी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो लेट द जेट प्लेन बी समवेयर हियर, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन जाएगा मेरा, वो बन जाएगा 60 डिग्री। ये मेरा पहले स्टेटमेंट में कहा गया है।
ओके, सो मेरे फर्स्ट स्टेटमेंट से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि सपोज यहाँ पे जेट प्लेन है, ये पी है, प्लेन पी डाल देते हैं इसको। सो यहाँ पे पी है, ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 60 डिग्री। नाउ इसके बाद कहा गया आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। सो अब यहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना होगा, ये प्लेन इस साइड मूव करेगा या इस साइड मूव करेगा। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स अगर ये इस तरफ मूव करेगा, सो हो सकता है वो यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, या हो सकता है यहाँ पे पहुंचे। इन एनी केस अगर मैं यहाँ पे ही बना दूंगा, दिस एंगल विल नेवर बी 30 डिग्री, इट विल ऑलवेज इंक्रीज, मानी कि 60 से बड़ा ही होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ध्यान से इस चीज को इमेजिन कर पाए, तो प्लेन हमेशा राइट की तरफ ही मूव करेगा, इट विल नॉट मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट की तरफ मूव किया तो एंगल 30 डिग्री नहीं होगा, वो हमेशा छोटा, वो बड़ा होते जाएगा, 90, 120 और बड़ा होते जाएगा, राइट। तो इसलिए हम लोगों को प्लेन इस साइड मूव कर रहा है, ये समझ आ जाना चाहिए। सो 30 सेकेंड्स की फ्लाइट लेने के बाद सपोज प्लेन रीचेज हियर, ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्रीज, राइट। दिस विल बी माई सेकेंड ट्राइंगल, दिस विल बी माई सेकेंड ट्राइंगल, एंड मैं अगर इसको भी ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरा फाइनल फिगर बन जाएगा। ओके, एंड मुझे क्या दी हुई है, इसके आगे का इंफॉर्मेशन क्या है, 30 डिग्री। इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, यानी कि इट इज नॉट चेंजिंग अ हाइट, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है एट अ कांस्टेंट हाइट, एंड दैट हाइट इज 3600√3 मीटर्स, यानी कि ये जो हाइट है, ये हमारी 3600√3 मीटर्स है। सो अगर आप लोग इसको सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ओके, देन आप लोग आराम से किसी भी क्वेश्चन का डायग्राम बना लोगे, किसी भी क्वेश्चन का। इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप आपने क्लियर कर लिया डायग्राम बनाने वाला, अगर आपने डायग्राम सही बनाया है, देन देर आर इंक्रीज चांसेस कि आपका आंसर जो आप निकालोगे वो भी सही ही निकालोगे, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स एंड द फॉर्मूलाज राइट, एंड अगर आप उसको अच्छे से सही से अप्लाई कर रहे हो तो। पहला स्टेप आपने क्लियर कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप इज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं डायग्राम हटा देता हूँ अभी फिलहाल। ओके, लेट मी यूज दिस, राइट। सो ये हम लोगों का डायग्राम बन गया था। यहाँ पे दिस वैल्यू इज रॉन्ग, ये 3600√3 है। Okay. So if ED is 3600√3, CB will also be 3600√3। ये तो अभी तक आप सबको समझ आ चुका होगा, पैरेलल लाइन है इसलिए दोनों के वैल्यूज सेम होंगे, ठीक है। ओके, वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, यानी कि हम लोगों को ये पता है कि पॉइंट सी से लेके पॉइंट ई तक पहुंचने के लिए दैट प्लेन टुक 30 सेकेंड्स, राइट। एंड हम लोगों को क्वेश्चन में कहा है यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। तो टाइम पता है, स्पीड निकालना है। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि ये बी डी जो है या फिर ये सीई जो है, इस ड्यूरेशन में, इस 30 सेकेंड्स में उस पर्टिकुलर जेट प्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, राइट। अगर आप लोगों ने थर्ड चैप्टर अच्छे से किया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो आप लोगों को पता होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस उसमें होते हैं, एंड उसमें एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। यहाँ पे हमको स्पीड निकालना है, देयरफॉर हम लोग इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर सकते हैं, ये बन जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वील यूज दिस फॉर्मूला इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों को टाइम पता है, अगर हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो कि हम निकाल लेंगे बिकॉज वी नो द हाइट, एंड थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके हम लोग आराम से डिस्टेंस निकाल लेंगे मीटर्स के फॉर्म में, एंड हम लोगों का फिर स्पीड भी निकल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट लेट अस टेक ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी, राइट। ये मैं छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, यहाँ पे जो बना हुआ है, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं। ओके, सो इन ट्राइंगल ए सी बी मेरा एंगल जो है वो है 60 डिग्री, सो टैन 60 डिग्री। नाउ आई एम ऑलवेज टेकिंग टैन, ये मत सोचिएगा कि टैन मैं बार बार सिर्फ टैन ही क्यों ले रहा हूँ, क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट टैन के बेसिस पे आ रहा है, इसलिए मैं यूजुअली टैन ले रहा हूँ। ओके, सो टैन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन, हाँ, एडजेसेंट। सो इन दिस केस ऑपोजिट इज सी बी एंड एडजेसेंट इज ए बी। तो सी बी का वैल्यू मुझे पता है 3600√3, टैन 60 का वैल्यू मुझे पता है, सो √3 इज इक्वल्स टू 3600√3 अपॉन ए बी की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको ए बी ही लिख देता हूँ एज इट इज। देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू 3600, क्योंकि √3 कट हो जाएगा, देयरफॉर मुझे ए बी की वैल्यू मिल जाएगी 3600। अभी ये जो मुझे वैल्यूज मिल रही है, माइंडेड कि ये मीटर्स के फॉर्म में है, यहाँ पे मैं जानबूझ के मेंशन भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन सा सेकंड्स है कौन सा। यूजुअल अभी हम लोग सब कुछ मीटर्स में निकाल रहे हो, बिकॉज वी आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ 3600√3, वो डिस्टेंस का हम लोग वैल्यू यूज कर रहे हैं, इसलिए मीटर्स में निकलेगा, राइट। तो 3600 मीटर्स हमको ए बी की वैल्यू मिल गई, 3600। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी।
बी डी आप देख सकते हो ये कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, बट वी कैन सी कि ये ट्राइंगल बन रहा है, ए ई डी, ए ई डी ट्राइंगल बन रहा है। सो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, इन ट्राइंगल ए ई डी, यहाँ पे मेरा कौन सा एंगल है, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ई डी अपॉन ए डी, राइट। tan 30 डिग्री इज 1/√3, ई डी का वैल्यू इज अगेन यहाँ पे हमें पता है, ई डी का वैल्यू इज 3600√3 अपॉन ए डी। सो मुझे यहाँ से ए डी की वैल्यू मिल जाएगी, ए डी की वैल्यू मिलेगी, माइंडेड बी डी की वैल्यू नहीं है, ये पूरी की पूरी ए डी की वैल्यू है। ओके, सो ए डी विल बी 3600√3 इंटू √3, दैट विल बी नथिंग बट 3600 इंटू 3, और 3600 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 00810, 10800 हो जाएगा, एक सेकेंड, 10,800 मीटर्स हो जाएगा इसका आंसर। ओके, सो हम लोगों ने ए डी फाइंड कर ली एंड ए बी फाइंड कर ली, पर मुझे बी डी की लेंथ चाहिए थी। सो बी डी अगर आप लोग डायग्राम ध्यान से देखोगे, बी डी इज नथिंग बट ए डी, दैट इज द टोटल लेंथ, माइनस ए बी की वैल्यू, यानी कि ए डी माइनस ए बी इज बी डी, राइट। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी, टोटल लेंथ माइनस जो बची हुई लेंथ है उसको हटा देंगे तो बी डी की लेंथ बचेगी। सो ये क्या हो जाएगा, 10,800 माइनस 3600, ये मुझे कितना मिल जाएगा, 00862 एंड 10 3 इज 7200। सो मुझे बी डी की वैल्यू भी मिल गई 7200, ये भी मीटर्स के फॉर्म में। ओके, सो बी डी की वैल्यू मिल गई है एंड वी नो द टाइम, नाउ आई कैन इजीली फाइंड द स्पीड, देयरफॉर स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मैंने कितना निकाला है, 7200 निकाला है। सो 7200 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम मेरा कितना है, 30 सेकेंड्स है। ऑल्सो कीप इन माइंड कि जो यूनिट्स है, मीटर्स एंड सेकेंड्स, ये सेम है, बिकॉज यूजुअली स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये मीटर पर सेकेंड में स्पीड निकलेगा। इफ यू कट इट, ये हो जाएगा 3 2 6 1240, that will be equal to 240 meter per second, right? So this is the answer of your question. 240 meter per second is the answer of your question. I hope आप लोगों को ये question समझ आ गया होगा, and if yes, then please try to share this video, all these questions with your friends also. Make sure all of you are practicing these questions, all of you are making notes of the formulas जिसमें जो हम लोग जो मैं display कर रहा हूँ इस particular video में, because they are very important. And also, if you like this video, if you like all the questions that you have practiced today in this video, then please like it, please share it with your friends, and do subscribe to this channel also. So thank you. All the best for your board examinations. Keep practicing. I'll see you in the next video. Bye bye.